जिनको आना था वो आ चुके हैं। तो इसी तरीके से जब भी टाइपोग्राफी की बात करते हैं, इसके डेफिनेशन बहुत हैं, ठीक है। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से बात की, बट सबका मुद्दा सेम है। टाइपोग्राफी का जो रियल जो डेफिनेशन है, जो किसी एक जगह पे या इसको मखसूस नहीं कर सकते। सिंपल है कि आपके जितना भी टेक्स्ट है या इंफॉर्मेशन है, उसको अरेंज करना या उसको क्या ऑर्गेनाइज करने का एक आर्ट है या एक टेक्निक है। क्या आपके इंफॉर्मेशन को या आपके टेक्स्ट को जो आप लिखते हैं, ठीक है, उसको अरेंज करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको आसान बनाता है आपके यूजर के लिए या आपके क्लाइंट्स के लिए। सही है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन को आसान कर रहा है, so we can say that it is also the most important pillar in design। सही है भाई, क्योंकि इमेज आपने लगा दिया, सब कुछ अच्छा है, एस्थेटिक भी आपने अच्छा किया, खूबसूरत किया, बट टाइपोग्राफी ही इतना अजीब किया हुआ है, तो क्या आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं? या आप जो है ना आप अपनी स्टोरी कन्वे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी टाइपोग्राफी ही अजीब है, उसको आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया। सही है भाई। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट है कि इसके अंदर 3 टाइप फेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? टाइप फेसेस ऑफ टाइपोग्राफी। टाइप फेसेस, ठीक है। टाइप मीन टाइपिंग करना, उसके कुछ फेसेस। 3 टाइप फेसेस आते हैं। एक होता है सेरिफ, दूसरा होता है सैन सेरिफ, और तीसरा होता है डेकोरेटिव। इन तीनों चीजों से आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है ये? सेरिफ, सैन सेरिफ, डेकोरेटिव। आपके माइंड में होगा ये सर, ये तो ना इंग्लिश वर्ड दिख रहे हैं ना उर्दू वर्ड दिख रहे हैं, ये है क्या? हाँ, ये तीसरा डेकोरेटिव थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड है। So basically these are not English words. I think ये Latin words है, I don't know। तो सेरिफ का जो रियल जो ऑफिशियल वर्ड है उसका मुझे मतलब नहीं पता, बट सेरिफ टाइप फेसिस में या सेरिफ, उसके अंदर भी फॉन्ट फैमिलीज होती है। फॉन्ट फैमिली का पता है? एमएस वर्ड यूज किया सबने ना, फॉन्ट फैमिली होती है। सबसे मशहूर कौन सा है? एरियल, ठीक है, सारे एरियल यूज करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक एरियल इज सेरिफ। सेरिफ में क्या होता है? सेरिफ जितने भी फॉन्ट फैमिली होगी, सारे अल्फाबेट के हेड या टेल में, मतलब सर और दुम में एक लाइन दिखेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए लिखूं तो कहीं ना कहीं ए के इस तरफ कोई लाइन होगा, या मतलब कुछ ना कुछ होगा जहां से आपको दिखेगा कि ये सेरिफ है। और सेरिफ पुराने जमाने का टाइप फेस है। जब शुरू में लोग क्या करते थे? कैलीग्राफी करते थे, ठीक है। उस टाइम कोई कंप्यूटर नहीं था, तो लोग कैलीग्राफी करते थे, या कहीं भी दीवार में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो वो पुराने इसको कहते हैं ओल्ड स्टाइल, ठीक है, या स्कूल स्टाइल जिसको कहते हैं, ओल्ड स्टाइल का, ठीक है। तो अब आपने गौर किया होगा, जो कंपनीज 200 साल से या 100 साल से अपने जो है सर्विस को फराहम कर रहे हैं, वो आज भी अपने लोगो या अपने डिजाइन्स के अंदर सेरिफ फॉन्ट्स का यूज करते हैं टू शो देयर लेगेसी, कि भी हम पुराने लोग हैं। न्यूयॉर्क टाइम देखा होगा, न्यूज़पेपर है, उनका भी मेन लोगो सेरिफ में है, बिकॉज दे वांट टू शो कि भी हम तो बहुत, जब से अमेरिका बना है तब से हम न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं। सही भाई। सो ये ऑल टाइम के लिए यूज होता है। सही है। उसके बाद सैन सेरिफ, इसका सिर्फ मुझे मीनिंग पता है, इसमें है, इसका मतलब है नन, मीन नॉन सेरिफ। इसके अल्फाबेट्स में हेड और टेल, मतलब हेड और टेल में बार नहीं होता। अभी हम यहाँ पे वो भी देखेंगे एग्जांपल्स, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक 90s में या 80s में इसको जो है ना लोगों ने एक्सप्लोर किया, और अभी इंटरनेट की दुनिया के अंदर ज्यादातर सैन सेरिफ यूज होता है। और ये सबसे, एक्सपर्ट्स कहते हैं सबसे ज्यादा रीडेबल फॉन्ट सैन सेरिफ होते हैं, जो आई फ्रेंडली होती हैं, विजुअल फ्रेंडली होते हैं, और इजीली आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर्स इनको रीड कर सकते हैं।
सही भाई, क्योंकि ये सिंपल होते हैं, इनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड अलग है, ये भी सिंपल ही होते हैं बट सम टाइम ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। सही है। सो दोनों की अलग अलग यूजेज है, बट आजकल इंटरनेट के वर्ल्ड में 80 to 90% sans serif यूज होता है। सही भाई, sans serif इज आइडियल फॉर रीडेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट एंड ऑल्सो फॉर सिंपल कॉन्टेक्स्ट। अब डेकोरेटिव, डेकोरेटिव आपने देखा होगा कि ज्वाइंट राइटिंग की तरह होता है, जिसमें स्टाइलिश हो, जिसमें स्टाइल हो। तो स्टाइल बहुत कम यूज होता है, लाइक वेडिंग कार्ड्स में, ठीक है, वहां पर मजा भी करता है, वहां पे मैं सिंपल लिखूंगा मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं कोई मैयत का कार्ड आ गया, अल्लाह माफ करे। सही है। तो जहां पर यूजेज है उसका तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, बट कभी भी याद करना अपने किसी भी इंपॉर्टेंट जगह ये कभी यूज नहीं होगा, नेवर। हर कोई ज्वाइंट राइटिंग नहीं पढ़ सकता, हर कोई डेकोरेटिव का आदी नहीं है, ठीक है। और डेकोरेटिव को अगर आप गौर करें, आपको थोड़ा सा ना माइंड को जोर लगा के उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ स्टाइलिश में तो सम टाइम आपको शायद मालूम भी ना पड़े कि यार क्या लिखा हुआ है। सही है। सो इसीलिए आपके उस कंटेंट में या उस डिजाइन में जिसको मार्केटिंग की तरफ जाना है या उस पे पैसा लगना है, तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप क्या करें, डेकोरेटिव यूज करें, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। सही है। सो डेकोरेटिव फॉन्ट अगर आप सोशल मीडिया में यूज भी करेंगे तो बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में। अदरवाइज इसकी यूजेज को बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इसकी यूजेज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। मैं जो है ना, ये खुद भी आप चेक कर लो, आप बड़े बड़े वेबसाइट्स में चले जाओ, फेसबुक में आपने कभी देखा कि कहीं पे डेकोरेटिव फॉन्ट हो, इंस्टा में, स्नैपचैट में, नेवर। यूजेज ही नहीं है ना इसकी, ठीक है। हाँ, इसकी यूजेज कहाँ है, जहां पर कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, शादी ब्याह हो गया, ठीक है ना, कोई बर्थडे पार्टी है तो वहां पर ऐसे बर्थडे को बड़े मजे से लिखते हैं ताकि वो दिखे भी कि इट्स अ फन थिंग, ठीक है। तो जहां पर फन चीजें हो और जहां पर इतना बिजनेस इम्पैक्ट ना हो रहा हो तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप यूज ना करें, बिल्कुल भी ना करें। तो आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, कार्ड्स आप लोगों ने कर लिए, बंद होगा कंप्यूटर, कार्ड स्कैन नहीं किया, क्यों? जाते वक्त एब्सेंट हो जाओगे भाई, चेक करो कंप्यूटर ऑन है, नहीं तो मुझे बुलाओ, जाते वक्त तो एब्सेंट हो चुके होगे तुम। सही भाई, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद अगर कंप्यूटर ऑफ है तो सबर, अभी नहीं, सबर 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 भाई साहब, हेलो, वो देख के आ जाए फिर हम करते हैं। अच्छा जी, तो सेरिफ वर्सेस सैंस सेरिफ, ठीक है भाई। तो ये देखो, सेरिफ के हेड और टेल में क्या, ये आप लोगों को दिख रहा है, साफ दिख रहा है आप लोगों को? बल्ब आता है, कहां से आता है? अच्छा, शुआएं आती हैं, रेज, ठीक है भाई। तो ये देखें, सेरिफ हमारे पास क्या है, सेरिफ के हेड और टेल में क्या है, हमारे पास एक लाइन आ रहा है, ठीक है, हेड टेल कह दो या टॉप और बॉटम कह दो, ठीक है। तो ये सेरिफ कहलाता है, सैंस सेरिफ ये, सही है, सैंस सेरिफ के बिल्कुल नॉर्मल होता है, इट्स नॉट। अब देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सही है, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल परफेक्ट रीडेबल है। ऑन है कंप्यूटर, कर लिया, स्कैन कर लिया, ठीक है। अब जरा डेकोरेटिव देख लेते हैं। ये रहा भाई, कि ये इतना रीडेबल है, इट्स नॉट रीडेबल, ठीक है। हाँ, इट विल सूट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी फन पार्टी या एनी वेडिंग कार्ड, बट इट इज नॉट सूटेबल फॉर एनी ऑर्गेनिक डिजाइन जिसपे पैसा लगेगा या जिसपे अच्छा खासा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। यू गाइस आर न्यू एडमिशन, तो पहले दफा आ रहे हो, इससे पहले आ रहे थे?
अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू गाइस आर फर्स्ट टाइम। सही भाई, तो ये है हमारे पास टाइपोग्राफी, जिसमें हमारे पास 3 टाइपफेसिस आ जाते हैं। एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अपने माइंड में रखना है थ्रू आउट कंप्लीट जो है ना डिजाइन, टाइपोग्राफी का पार्ट है रीडेबिलिटी। क्या मतलब है इसका? रीडेबिलिटी, आसानी से पढ़ा जाए। तो रीडेबिलिटी का मतलब है कि जो रीडेबल हो, पढ़ने के काबिल हो, पढ़ने के लायक हो, या यू कैन से कि आसानी से पढ़ा जाए। सही है। अगर आपके डिजाइन में रीडेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है कि रीडेबिलिटी कहां पे कॉम्प्रोमाइज होता है, कहां पे वो खराब हो जाता है? क्या ऐसे सूरत हाल बन जाए कि वहां पर आपका टेक्स्ट को पढ़ना मुश्किल हो जाए? विच आर द केसेस? एग्जैक्टली, अगर आपका कलर कंट्रास्ट बेकार है, लाइक व्हाइट के ऊपर मैं लिख रहा हूं येलो, बिल्कुल बेकार कंट्रास्ट, इट इज नॉट रीडेबल। आपका जो क्या कहते हैं, आपकी जो टाइपोग्राफी, आपका जो फॉन्ट है, आपका जो कंटेंट है, वो रीडेबल नहीं होगा। ठीक है। ब्लू के ऊपर व्हाइट कैसा रहेगा? ब्लू के ऊपर व्हाइट अच्छा नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा भाई, बिल्कुल रीडेबल है, जबरदस्त है। ठीक है। अच्छा, येलो के ऊपर ब्लैक रीडेबल है। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, भूल जाओ, डिजाइन में अच्छा कुछ नहीं होता, डिजाइन में रीजन होना चाहिए। ठीक है। अच्छा के ऊपर भी रीजन कि सर इसको अच्छा करने के लिए मैंने ये किया एस्थेटिकली। ठीक है। अच्छा भूल जाओ। अच्छा ओके, ब्लैक के ऊपर व्हाइट नहीं है सम टाइम हद तक, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं मुश्किल होता है, क्योंकि वो अगर ब्लैक ज्यादा हो जाए तो वो एंजाइटी का वो बन जाता है। ठीक है। हाँ, व्हाइट के ऊपर ब्लैक इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, यू कैन से। अगर ब्लैक के ऊपर व्हाइट अच्छा होता तो सारे वेबसाइट्स बैकग्राउंड में ब्लैक यूज करते हैं, बट मोस्टली 90% आप देखो फेसबुक, इंस्टा, सारे ब्लैक थीम। अलग चीज है जो आ चुका है, वो नाइट के लिए, आंखें खराब ना हो तो नाइट के लिए उन्होंने ब्लैक थीम रखा है। अदरवाइज जितने भी वेबसाइट्स आप खोल लो, इवन दो गूगल, इवन दो जितने भी बड़े बड़े जो सर्च इंजन है, एज हो गया, बिंग चाइना का, ठीक है, सारे बैकग्राउंड में व्हाइट यूज करते हैं। ठीक है। तो इट्स रीडेबल। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, चीजों को देखते हो, कंट्रास्ट को देखते हो कि अगर आपका कंट्रास्ट अच्छा है तो इट इज रीडेबल, अदरवाइज इट इज नॉट रीडेबल। एक तो कलर के ऊपर, दूसरा डेकोरेटिव। डेकोरेटिव यूज कर रहे हो तो आपकी रीडेबिलिटी हर्ट होगी, और रीडेबिलिटी हर्ट होगी तो गई भैंस पानी में, सारा पैसा गया। सही भाई, मार्केटिंग का सारा पैसा गया। तो रीडेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, रीडेबिलिटी को आपने पहले मद्देनजर रखना है। अब एक बच्चों को परेशानी होती है, कलर थ्योरी अगर किसी को याद है किसी को कलर थ्योरी, कलर साइंस, मीनिंग ऑफ कलर्स, ठीक है, तो ऐसा रिवाइज कर लेना ईद के बाद। वैसे भी हम पाकिस्तानी माइंडसेट जाइए, बच्चा 3 महीने बाद स्कूल जाता है, फ्लैश आउट होता है, क्या पढ़ा है मैंने, नई जगह में आ गया हूँ, व्हाट इज दिस। सही है। तो ये इश्यू होता है हमारे पाकिस्तानियों के अंदर। खैर, वो रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगा। अब आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स, उनमें से कुछ बच्चों को ना इन दोनों में मसला हो रहा था कि रीडेबिलिटी और कलर थ्योरी में वो फर्क कर रहे थे। एक बच्चे ने डिजाइन बनाया, तो उसने क्या किया, उसने कहीं ना कहीं येलो के ऊपर व्हाइट लगा दिया। तो मैंने कहा व्हाट यू आर डूइंग ब्रो, क्या कर रहे हो, जादू वादू कर रहे हो क्या, कंट्रोल कर रहे हो सर को? अच्छा, तो उसने क्या किया, उसने येलो के ऊपर व्हाइट लगा दिया। तो मैंने कहा वाई ब्रो, ये क्यों किया? कहता है सर वो इसलिए बिकॉज आई वांट टू शो कि ये जो ब्रांड है हैप्पी है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग येलो। तो मैंने कहा इज दिस इवन रीडेबल? सर रीडेबल तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर? कहता सर फिर कलर थ्योरी का क्या करें? क्वेश्चन वैलिड है भाई, क्वेश्चन वैलिड है, तो फिर सर कलर थ्योरी क्या करें? तो यहां पे एक
मैंने पहले ही कहा था कि सम टाइम वी हैव टू ब्रेक द रूल्स। अब यहां पे तीन एस्पेक्ट हैं। या तो उस ब्रांड ने जो अपना कलर चूज किया है वो लोगों के टाइम अच्छा यूज नहीं किया, ठीक है। फेसबुक ने ब्लू यूज किया, उसके ऊपर आप व्हाइट भी लगाएं, अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे चीज को किया है कि व्हाइट के ऊपर भी सूट कर रहा है, ठीक है, और ब्लू को व्हाइट पे ब्लू को, दोनों तरीके से कॉन्ट्रास्ट बन रहा है उनका। तो इट्स मीन अच्छी सी ब्रांडिंग हुई है। तो अगर वो लोकल कंपनी हुआ तो उनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो वहां पर आपने क्लाइंट को कहना कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि रीडेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, आप अपने खानदान में किसी भी दोस्त से पूछो, यार तुम्हें पता है कलर्स के मीनिंग होते हैं, सम टाइम वो परेशान हो जाएगा, कलर के मीनिंग भी होता है, ठीक है। क्यों, क्या यूजर्स को नहीं पता, बट अल्लाह पाक ने वो चीजें, वो उनको पता नहीं है, बट वो दे फील इट बाय नेचर। सबको पता है कि रेड इज फॉर डेंजर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हर जगह रेड को ही देखा है, डेंजर डेंजर डेंजर, इसलिए वो ये इस तरह से उसको रीड कर रहे हैं कि यार रेड होगा तो डेंजर है। बट और जो एस्पेक्ट है ऑरेंज वॉरेंज का उनको इतना नहीं पता होगा, ठीक है। व्हाइट का पता होगा कि यार सॉरी ब्लैक का पता होगा पाकिस्तान में जो भी कोई सानहा होता है तो हम जो है ना वो रेड पहनते हैं, इंडिया में व्हाइट पहनते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ही उनको पता होगा कि यार कल्चर के लिहाज से येलो जो है ना वो एक इवेंट होता है वेडिंग में, क्या कहते हैं, मायो, हाँ मायो में होता है, ठीक है, उसमें वो क्या पहनते हैं, ये येलो का पूरा एक थीम होता है, सही है भाई। तो इस तरीके से वो कुछ कलर जानते हैं। तो इट्स मीन आप कलर के चक्कर में जो यूजर को पता भी नहीं है, ब्रांडिंग तो खराब हो चुकी है, तुम रीडेबिलिटी को तो खराब ना करो ना, क्योंकि यूजर तो वो पढ़ेगा तो खरीदेगा, ठीक है। तो अगर आपका ब्रांड का जो क्लाइंट आपको मिला है उसकी ब्रांडिंग ही खराब हो चुकी है, तो उससे बात करो कि भाई ये जो कलर्स हैं वी कांट डू दैट, बड़ा रिस्क है इस पर। आप उसको समझाएंगे तो आई होप वो समझ जाएगा यार, अच्छा क्लाइंट वो, बाकी बोलेगा तू अपना काम कर, पैसे मिल लेना, काम कर, फिर ऐसो के लिए करो, बोलो भाई छोड़ो, उसको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर ज्यादा बहसबास नहीं करनी, बस पैसा निकालना है वहां से, उसके बाद फिर काम नहीं करना उसके साथ ठीक है। उसको बोलो भाई मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, तुम उल्टा मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, सही है। तो इस तरीके से दो चीजों को मिक्स ना करें, रीडेबिलिटी को हमेशा ऊपर करें, रीडेबल है बेस्ट, रीडेबल नहीं है तो ओके ओके, सही 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 सही, ओके ओके ओके, सही ना भाई। सो रीडेबिलिटी को आपने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है बनिस्बत ये। अगर आपको अच्छा डिजाइन, अभी तो फिलहाल आपके असाइनमेंट्स होंगे तो आपके पास फुल आजादी है, बट आगे क्लाइंट्स की अगर बात करें तो वहां पर भी आप थोड़ी सी बातचीत कर लें कि यार ये कलर अच्छा नहीं है, हमने इसको चेंज करना, कलर थ्योरी के लिए कलर साइंस को चेंज करना है। अभी तो आपके पास फुल है तो आपने प्रॉपर इसको देखना है, ठीक है भाई। यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। देखो भाई सैन सेरिफ, सैन मतलब नन, ठीक है, सेरिफ की मीनिंग देख लो, ये आई थिंक इज लैटिन वर्ड। तो सैन सेरिफ मीन ये भी एक टाइप फेस है, ठीक है, फॉन्ट के टाइप फेस होते हैं, ठीक है। अब सैन सेरिफ मैं आपको बता देता हूं, ठीक है भाई, ये तुम देख रहे हो ये सेरिफ है, ठीक है, जिसके हेड या टेल में या टॉप और बॉटम में कोई बार हो, बार दिखाई देता है, ठीक है। और सैन सेरिफ में बिल्कुल नॉर्मल होता है और इसको न्यू फॉन्ट कहा जाता है, न्यू फॉन्ट टाइपफेस कहा जाता है, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, ठीक है। कितने भी आपको इंडस्ट्री में दिखेंगे अभी जितने भी डिजाइन बनते हैं वो सारे सैन सेरिफ में बनते हैं। सम टाइम अगर आपको पता है आपका क्लाइंट जो है ना अपनी जो लेगेसी है उसको बरकरार रखना चाह रहा है तो आप उसके लोगों में या उसके मेन टेकलाइन में आप सेरिफ्स यूज कर सकते हैं ताकि एक फील आए कि हाँ भाई इट्स अ लेगेसी, या अपने लेगेसी को जो है ना कंटिन्यू रखना, तो कहीं ना कहीं आप सेरिफ यूज करके उनका जो लेगेसी है उसको बरकरार रखें। और कोई सवाल? हाँ हाँ, रीडेबिलिटी टाइपोग्राफी से क्या लेना देना है?
भाई जाहिर सी बात है, जब आपका कंटेंट रीडेबल नहीं है तो क्या फायदा। तो इसको मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि रीडेबिलिटी कंटेंट के ऊपर ही होगा ना। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसा देता हूँ, लाइक रीड दिस। इट्स जस्ट एग्जाम्पल। तुम क्या कहोगे, सर इट इज नॉट रीडेबल। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप डेकोरेटिव यूज कर रहे हो या कलर कंट्रास्ट का आपका अजीब है तो आप कहोगे सर इट्स नॉट रीडेबल। ठीक है, तो इट्स मीन रीडेबल नहीं है तो गई भैंस पानी में, पैसे गए फजूल। सही भाई, तो पैसे फजूल गए तो फिर क्या करेगा क्लाइंट, चल भाई निकल जा, पहले कलर थ्योरी पढ़ के आ। सही है भाई, तो रीडेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। इस सारी चीजों को हम अप्लाई करेंगे अपने जब पहला डिजाइन बनाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद विजुअल डिजाइन में चाह रहा हूं मैं इस पे वीडियो बनाऊं अपने कंटेंट के लिए ना, तो मुझे 5 मिनट दें। ठीक है, तो उसको ना देखें अभी। ठीक है, बस एक वीडियो है। अच्छा, विजुअल डिजाइन की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि इंसान क्या है, एक विजुअल क्रिएचर है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि यार इस तरह कुछ हुआ है तो शायद आप बिलीव ना करें। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हम विजुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमें ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, या हम उसको बिलीव करते हैं। मैं बोलूं कि यार मेरे घर में जो है ना वो शामी यूसुफ आया था, ठीक है, खाना खाने लंच करने। सो आप कभी भी यकीन नहीं करेंगे, बोलेंगे यार क्या। अगर मैं आपको वाकई प्रूफ दिखाऊं तो फिर यू विल बिलीव कि अच्छा यार वाकई आया है, मैंने देखा। सो इंसान विजुअल क्रिएचर है। ठीक है, और इसकी मिसाल ऐसी भी है कि अगर मैं किसी पोस्ट पे शूज सेल कर रहा हूं, ठीक है, और वहां पे मैं शूज की पिक्चर एड ही ना करूं तो क्या आपको मालूम पड़ेगा आसानी से कि मैं शूज सेल कर रहा हूं। सो विजुअल इज रियली इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि विजुअली भी आपका डिजाइन ह्यूमन से जो है ना वो बातचीत कर रहा होता है, एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा होता है कि हाँ भाई एक तरीके से वो आपको एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है कि यार विजुअली कि भाई ये पोस्ट जो है ना ये शूज के लिए है। ठीक है, क्योंकि दूर से अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, 2 पोस्ट हैं, ठीक है, 2 बड़े बड़े बैनर हैं, दोनों ही जो है ना जूस सेल कर रहे हैं। एक जगह मैं सिर्फ टाइपोग्राफी ऐड करूं, एक जगह मैं पिक्चर के साथ टाइपोग्राफी ऐड करूं दूर से, तो आप किस पोस्ट को समझ जाएंगे कि क्या चीज सेल कर रही है, जहां पे पिक्चर होगी सिंपली। ठीक है, तो इट्स अ विजुअल डिजाइन। तो हम अपने डिजाइन के अंदर जरूर पिक्चर्स ऐड करते हैं, आइकन्स ऐड करते हैं। लाइक किसी एप्लीकेशन में आइकन्स नहीं होती तो जो पढ़ा लिखा है वो तो समझ जाता है, जो अनपढ़ है या उसको उतना ज्यादा इंग्लिश नहीं आती या उसको उर्दू आती है या अरबिक आता है तो वो आइकन से समझ जाता है। अक्सर कुछ वेबसाइट ना फ्रेंच में हो जाते हैं तो लैंग्वेज का जो आइकन है वो दुनिया की तरह, वहां से आपको पढ़ में अच्छा लैंग्वेज ये है तो आप उसको क्लिक करके वहां से चेंज करते हैं। ठीक है, तो विजुअली भी आपका जो डिजाइन है वो आपके कस्टमर या आपके क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा होता है कि वी आर सेलिंग दिस या वी आर मतलब ये स्टोरी हम बयान करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइन के अंदर और इसको हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, अलग से देखेंगे कि विजुअली कैसे अपने डिजाइन को अपीलिंग करें, ये विजुअली कैसे अपने डिजाइन को जो है ना अपने क्लाइंट के लिए या अपने क्या कहते हैं अपने डिजाइन के लिए बेहतरीन करें। दूसरा जो एलिमेंट है वो है इमोशन। पिक्चर्स आपको इमोशन कर देते हैं क्योंकि एक पिक्चर हजारों स्टोरी बयान कर रही होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर चले फूड का मैं बात कर लेता हूँ, फूड डिलीवरी एक ऐप है या वेबसाइट है। एक में मैंने क्या किया, सिंपल जो है ना पिज्जा का एक वो रखा हुआ है नॉर्मल सा डब्बा रखा, बस बात खत्म कि हम डिलीवरी करते हैं। और एक वेबसाइट में मैं बाकायदा हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो बाइक पे है और पीछे उसको बैग रखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा आपको इमोशनली ट्रिगर कर रहा है,
डिलीवरी बॉय, क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हैं, आप एक स्टोरी बना रहे हैं अपने माइंड में कि अच्छा इस तरीके से ये फास्ट डिलीवरी करते हैं, दिख रहा है कि बंदा वाकई हेलमेट वगैरह पहन के एक अच्छे बाइक पे खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जब आप अच्छे डिजाइन और रियल ह्यूमन फेस इमेजेस यूज करते हैं विजुअली, तो वो अट्रैक्ट भी होता है और क्लियर भी होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके गुड। किसी को यहां पे सवाल है? अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। एफ पैटर्न, एफ पैटर्न क्या है? एनी आइडिया? आपको जो लग रहा है आप बता दो। एफ पैटर्न, पैटर्न क्या है? किसी भी डिजाइन का पैटर्न। वाह, ये तो वैसी बात हो गई कि सर व्हाट इज दिस, दिस इज दिस एंड दैट इज दैट। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो। पैटर्न किसी भी डिजाइन के अंदर शेप से बनाए हुए कुछ स्टाइल्स, ठीक है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो शेप के थ्रू कुछ हो, ठीक है, और उस पर्टिकुलर शेप को ना इमोशनली अटैच करते हैं। पैटर्न ज्यादातर आपको दिखेंगे जो कपड़े वगैरह सेल करते हैं, वो इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सिर्फ पैटर्न की बात कर रहा हूं। अब यहां पे एफ पैटर्न का मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं इंटरनेट में लोग एफ पैटर्न से चीजों को पढ़ते हैं, मीन इस तरीके से, ठीक है, और ये ट्रू है, लेफ्ट टू राइट। अभी मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं कुछ डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन दिखाता हूं, तो आपको यहां पे मोस्टली एफ पैटर्न पे दिखेंगे। लाइक मैं यहां पे लिखूं फ्रीलांस एजेंसी सोशल मीडिया बैनर डिजाइन, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, तो यहां से कहानी शुरू हो रही है एफ है, ठीक है, पहले यूं जाएगा, फिर आप यूं आएंगे, फिर यूं पढ़ेंगे, फिर इमेज को देखेंगे, फिर यूं जाएगा, ठीक है। तो ये एफ पैटर्न पे बना हुआ है, लेफ्ट टू राइट मोस्टली एफ पैटर्न, ठीक है भाई। एफ पैटर्न यहां से कहानी शुरू होती है, फिर यहां से, फिर आप यूं जाते हो, फिर आप यूं आते हो, फिर, ठीक है। तो एफ पैटर्न पे ये सारी कहानी एफ पैटर्न पे। हमेशा पिक्चर आपको इस तरफ दिखेगा, कंटेंट आपको इस तरफ दिखेगा, ठीक है भाई। एफ पैटर्न, इसको एफ पैटर्न नहीं किया, इसको जो है ना जेड पैटर्न पे किया। जेड पैटर्न भी ज्यादा यूज होता है, बट एफ पैटर्न सबसे ज्यादा यूज होता है। 90 to 95% जितने भी आपको चीजें मिलेंगे, इसने तो उल्टा कर दिया, ठीक है भाई। बट इसमें भी एफ पैटर्न है, बट सिर्फ पिक्चर को इस तरफ किया हुआ। तो अब जरा मैं आपको दिखा देता हूं वेबसाइट डिजाइन्स, कॉफी लैंडिंग पेज डिजाइन्स, ये देखो भाई एफ पैटर्न, ठीक है। वेबसाइट में ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। यहां पे एफ शुरू हो गया, फिर आप यूं आए, फिर यहां पे एफ शुरू हो गया, फिर यहां पे आ गए, ठीक है। ये एफ पैटर्न पे नहीं, ये भी एफ पैटर्न पे, आपने यहां से शुरू किया, फिर आप नीचे आए, फिर यहां तक गए, फिर नीचे आए। अच्छा, ये भी एफ पैटर्न पे है, ये भी एफ पैटर्न पे है। तो मोस्टली आपको एफ पैटर्न पे, ये भी एफ पैटर्न पे, क्योंकि दिस इज हाउ ह्यूमन रीड्स ऑन इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में इंसान ऐसे ही रीड करते हैं आपके सारे कंटेंट को, ठीक है। यहां पर मैं आपको, ये तो इंटरनेट के डिजाइन हो गए, मैं आपको एक वायर फ्रेम बताता हूं। वायर फ्रेम, अच्छा वायर फ्रेम भी यहां पे ऐड कर दो, बट वायर फ्रेम आपके वायर फ्रेम आपके प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं होगा, बट ये मैं पढ़ाता हूं। ये यूएक्सवाई का एक टर्म है, वायर फ्रेम यूएक्सवाई का एक टर्म है, बट मैं ये शुरू से ही प्रैक्टिस करवा दूं ताकि यूएक्सवाई तक आप इस चीज को प्रॉपर सीख जाओ। अच्छा, मैं यहां पे एक डिजाइन बना रहा था बेसिकली, एक वायर फ्रेम। वायर फ्रेम क्या होता है आप पहली दफा देखेंगे।
ठीक है, तो ये एक सोशल मीडिया बैनर है। ठीक है भाई, तो डॉट जो आपको दिख रहे हैं ये एफ पैटर्न पे सही है, और इसको वायर फ्रेम कहते हैं। आखिर में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये तो थ्रू आउट हम कोर्स पढ़ते रहेंगे, और आखिर में यूएक्स वाई में इसको डीपली पढ़ेंगे। सही भाई, तो ये देखो एफ पैटर्न पे मेरा लोगो है, ये मेरा टैगलाइन है, ये मेरे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये मेरा सीटी है, ये मेरा इमेज है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम एफ पैटर्न पे यूज करते हैं, एफ पैटर्न को देखते हैं, और ये बहुत मोस्ट इजिएबल वे है कि लेफ्ट टू राइट हम चीजों को पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम हमेशा इंसान लेफ्ट टू राइट वॉच करते हैं। आई डोंट नो आप लोग कैसे पीछे, मैं हमेशा वाकई यूं देखता हूं पीछे, और आप गौर करें आप भी ऐसे ही देखेंगे मोस्टली। तो ये ह्यूमन नेचर है, इसीलिए मैं कहता हूं कि डिजाइन थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल तौर पे आपको ट्रेन कर देता है। ठीक है, अब आप लोग साइकोलॉजिकल बन गए, जादू कर सकते हैं इंसानों पे डिजाइन के थ्रू। सही है कि वो वही चीज पढ़े, यही चीज हमने पढ़ी थी हायरार्की में कि डिजाइनर आर द मैजिशियन, वो वही पढ़ाना चाहते हैं जो चाहते हैं कि यूजर पढ़े। सही है भाई, तो एफ पैटर्न पे कोई प्रॉब्लम, ये जब चीजें हम प्रॉपर करेंगे तो ये और मजीद क्लियर हो जाएंगे। सीटीए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कॉल टू एक्शन। ठीक है, सीटीए का फुल फॉर्म क्या है? कॉल टू एक्शन। तो ये सीटीए, अगर मैं आपको अभी कितने भी यहाँ पे जरा दिखा दूं वेबसाइट्स, तो यहाँ पे आपको सीटीए मिलेगा। ठीक है, ये देखो बटन, सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन। अच्छा जी, सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन, सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन, सीटीए बटन, सीटीए बटन रेड में, ये यहां पर से सिर्फ एक लिंक दिया, सीटीए बटन, सीटीए बटन, सीटीए कॉल टू एक्शन। अब इसकी जरा मैं आपको बड़ा बड़ा फनी सा मिसाल देता हूं। दो बंदे खड़े हो जाएं जरा, हाँ, अक्सर आपने देखा होगा वो पिज्जा वाले आते हैं ना अपना कार्ड सेल करने है, और सर का दर्द बन जाते हैं। वो मतलब कि सेल करके ही जाएंगे ना, उनको बताया जाता है आगे से, क्योंकि उनकी कमीशन ऐसी होती है बेचारों को। अब बस ये समझो कि ये जो है ना पिज्जा वाला है, नाम क्या तुम्हारा, नाम भूल जाता हूँ, मोइज, मुदस्सिर साहब आते हैं अहद साहब के पास और कहते हैं कि यार ये पिज्जा ले लो यार। ठीक है, नहीं सॉरी पिज्जा नहीं ले लो, ये तो कॉल टू एक्शन है। ये पूरी कहानी बताता है, ये होगा, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये मिलेगा, उसके बाद ये चुप हो जाता है, साइलेंट। वो अहद बोलता है कि भाई मुझे खरीदना है, क्या करूं? भाई साहब तो क्या होगा, क्या अहद खरीदेगा? वो थोड़ी बहुत मेहनत करेगा 1-2 मिनट तक, फिर वो उसके मुंह पे गेंद बंद करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉल टू एक्शन दे ही नहीं रहा उसको कि भाई अब पूरी कहानी तुम्हें समझ आ गया है, अब सेल जो है ना कन्वर्ट हो रहा है बाय करने में। ठीक है, आपका जो क्लाइंट है वो कन्वर्ट हो गया, अब उसको पता ही नहीं कहां से बताने क्या करना है, तो क्या होगा, क्लाइंट भाग जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ, थैंक यू। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, पूरी स्टोरी तो बता दी, फॉर एग्जांपल पूरी स्टोरी मैंने बता दी, भाई ये वॉच है, बड़ा बेहतरीन वॉच है, ये होगा वो होगा, मैंने पढ़ा, इमेज बड़ी अच्छी है, बट नीचे पता ही नहीं है क्या करना है इसके साथ। तो फिर मैं नीचे कमेंट में आपको बुरा भला कह के निकल जाऊंगा, ओ भाई बावले बता तो सही कहां से बाय करना है। सही है ना भाई? तो सीटीए मीन, अब आपने स्टोरी बता दी, अब उसको कॉल करो एक्शन के लिए। कॉल टू एक्शन होता है ना, कॉल टू प्रेयर आजान होता है कि भी नमाज के लिए आओ। तो इसी तरीके से अब आजान के अंदर भी एक स्टोरी है ना कि भाई नींद फजर के होता है नींद, नमाज नींद से बेहतर है ना, ऑल स्टफ आओ कामयाबी की तरफ। इट्स स्टोरी कंप्लीट, तब जाके फिर वो आखिर में कहता है आओ। तो वो भी वहां पर भी कॉल टू एक्शन, अल्लाह पाक ने कॉल टू एक्शन रखा है कि भाई आ जाओ मस्जिद आ जाओ। तो इसी तरीके से बिजनेस के अंदर कहीं भी आप कुछ करो, कॉल टू एक्शन दे दो।
फाइवर पे किसी ने काम किया? फाइवर या अपवर्क? किसी ने भी काम किया फाइवर अपवर्क में? फाइवर में जो हम बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, कवर लेटर जिसको बोलते हैं, तो कवर लेटर में भी एंड में कॉल टू एक्शन ऐड किया जाता है, हॉपिंग फॉर अ कॉल, लेट्स डू अ कॉल चैट, ताकि वो जो आपका क्लाइंट है वो पढ़े, देख के हाँ भाई ये बंदा रेडी है, इसने मुझे एक कॉल टू एक्शन दिए कि हाँ भाई आओ इस प्रोजेक्ट पे बात करें, कॉल पे बात करें, ताकि चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, सो कॉल टू एक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। सही है, तो उसके बगैर नहीं होगा काम। अब लोग क्या करते हैं, अब यहां पे फिट्स लॉ अप्लाई होगा कॉल टू एक्शन में। कौन इसको लिंक करके बताएगा फिट्स लॉ के साथ? जरा देखें तो सही, ईद ने कितना कमाल किया है। हाँ भाई कौन, हाँ बताओ बताओ, खड़े हो जाओ। फिट्स लॉ, और मैंने बताया भी था ये, अगर तुम्हें याद हो आप लोग को, और एग्जाम्पल भी दिखाई थी मैंने। पहुंचेगा नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, फिट्स लॉ ये तो तुमने बात ठीक है। एक्सेस हो, ठीक है, और कोई एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिट्स लॉ ने कहा था, कौन बताएगा? कौन है माइकल लाला? हाँ, हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। एक और है इसी के अंदर के एक पार्ट है, साइज। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इतना चुन्ना सा सीट है, बैठ जाओ, चुन्ना सा सीट है, दिखेगा ही नहीं। तो ना ज्यादा बड़ा हो ना कम हो, फिट्स लॉ ने कहा कि इतना हो कि दिखे कि हाँ भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके बिजनेस का टर्निंग पॉइंट है, सीटीए बटन। अब आपका सवाल यह होना चाहिए, सर वेबसाइट तो क्लिकेबल होता है बट सोशल मीडिया तो क्लिकेबल नहीं होता, तो यहां पर सीटीए क्यों ऐड कर रहे हैं? ठीक है, तो अपना जो कवर लेटर है वहां पर भी वो क्लिकेबल नहीं होता, बट क्लाइंट को पता लगता है मुझे क्या करना है। वो जो पिज्जा वाला आता, अगर वो बताता सर ये तरीका लेने का, लेता ना भाई, तो वो भी तो क्लिकेबल है, नहीं इसके नाक पे करता टच, वो फिर बोलने लगता, ऐसा नहीं है। सो हर जगह कॉल टू एक्शन है। अक्सर आपको बैंक वाले या जो ऑनलाइन पिज्जा जो अपने सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, वो भी आपको कॉल टू एक्शन दे रहे होते हैं, सब कुछ कह के, तो सर आप कब बाय कर रहे हैं, सर आप कब आ रहे हैं, सर आप कब हमारे इंश्योरेंस वाला जो है ना पॉलिसी ले रहे हैं, या बैंक वाला कहेंगे सर हमारे पास ये प्लैटिनम कार्ड है, कब आप ले रहे हैं। तो वो क्या करें, एंड में सब कुछ कहानी बता के आपको कॉल टू एक्शन। और सम टाइम वो इतना स्ट्रॉन्ग बातें करते हैं ना, आप नो भी नहीं कर पाते, यकीन करो मेरे साथ ऐसा हुआ है पहले। अब तो मैं सीख गया हूं डायरेक्टली नो पे भाई बंद करना ही चाहिए यार, पहले नहीं होता था, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग आपसे और एंड में इतना खतरनाक कॉल टू एक्शन। तो फिर आप कब आ रहे हैं इतना मजे से मीठा बन के, तो फिर ऐसी बात है कोई इंसान नो नहीं कर सकता। सही भाई, तो कॉल टू एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कॉल टू एक्शन की मिसाल क्या है, आपने देखा होगा, बाय नाउ, गेट नाउ, परचेज नाउ, लर्न मोर, ठीक है, एक्सप्लोर मोर, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब कॉल टू एक्शन के अंदर एक और टर्म आता है, वो है मार्केटिंग का एक टेक्निक है। अगर एक चलो पेरेंट्स की बात करते हैं, जब पेरेंट मेहमानों के सामने आपकी तारीफ करते हैं कितना मजा आता है, हाँ हाँ, दिल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन सा हो जाता है। सही है, तो क्यों अच्छा लगता है ना, क्योंकि इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म। तो अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं वो हमेशा कहते हैं ऑर्डर नाउ नहीं कहते, वॉच है तो कहते हैं गेट योर वॉच नाउ, योर वॉच नाउ। तो योर का जब वर्ड आता तो फिर आप वाह क्या बात है, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक केस स्टडी देखी जो कि आपको आगे दिखाऊंगा मैं। वो वेबसाइट को रीडिजाइन कर रहा होता है वो स्टूडेंट, फ्लक्स एकेडमी के अंदर वो वीडियो है, देखेंगे हम जब यूएक्सवाई में आएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, तो उसका जो पहले का जो डिजाइन था उसको रीडिजाइन किया गया। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो खास मकसद था वो ये था कि जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते अफ्रीका के साइड या इंडिया पाकिस्तान इस तरह के, बट वो कंपनी आई थिंक अमेरिकन है ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरह के ना वो क्या करते हैं, लोगों से लेते हैं डोनेशन और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसका जो सीटीए था वो ये था, शुरू में मैं इसको मिटा के आपको क्लियर दिखाता कि आपको पता चले कि साइकोलॉजिकल टर्म कितना जबरदस्त है। तो जो रीडिजाइन में था बिफोर,
वो था डोनेट नाउ, ठीक है। आफ्टर में उस स्टूडेंट ने क्या किया, सही भाई, तो क्या हुआ कि भाई सोसाइटी के अंदर क्या करो, कंट्रीब्यूट करो, ठीक है, और सोसाइटी को चेंज कर दो। तो डोनेट नाउ ऐसा लग रहा है कोई टेम्पलेट यूज किया गया, मेक अ डिफरेंस, ठीक है, सोसाइटी में कुछ डिफरेंस करो, कुछ अलग करो, सोसाइटी को चेंज कर लो। तो फिर वो आपको बड़ा कर रहा है कि तुम अगर डोनेशन दोगे तो सोसाइटी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये साइकोलॉजिकल टर्म है, सही है भाई। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है ना जानबूझ के योर डालो, जहां फिट हो रहा है वहां पे फिट कर दो योर, या इस तरीके से जो आपके केस में जो है ना सूट कर सके। बट अगर बाय नाउ ही सूट करो तो बाय नाउ कर दो, जरूरी नहीं है, ठीक है। बट ट्राई करो कि उसको इमोशनली कुछ करो ताकि वो साइकोलॉजिकल टर्म उसके पास चला जाए। सही है भाई, यहां तक कोई मसला सीटीए में, कोई इशू? अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट से क्या मुराद, कोई बताएगा मुझे? पानी लेके आओ थोड़ा सा। अलाइनमेंट प्रॉपर वे में, गुड। और कोई? अलाइन करना, ठीक है। असेंबली में अगर आप लाइन से बाहर हो तो क्या होता था, या तो मारते थे एक चमाट के साथ, एक चमाट घसीट करके फिर गलती बताते हैं। यहाँ पे बाहर ऐसा नहीं करते हैं, बाहर खुद टीचर बताता है बेटा ये ऐसा प्रॉपर वे आपको यहाँ खड़ा हो, यहाँ पे चमाट, उसको पता ही नहीं क्यों चमाट लगा। बच्चा गाली दे रहा है एक चमाट, उसको पता ही नहीं क्यों चमाट पड़ रहा है, वो फिर से गालियां दे रहा है। फिर अब्बू कहता है यार इसको मैं मार मार के थक गया फिर भी गालियां दे रहा है। भाई इसको बताओ तो सही क्या गलत है। कचरा फेंकते जाने सारे, और हमारे पॉलिटिशियन सिर्फ बोले कचरा ना फेंको। अबे दिखाओगे कैसा कचरा, कैसे ना फेंकते? मेरा भांजा है, मैं उसको दिखाता हूँ बेटा कचरा यूं। अब वो जब भी नहीं खा के नीचे छोटा सा है डस्टबिन, तो फिर जाता है खुद ही वहां पे फेंक के आता है, क्योंकि उसने मुझे देखा है। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे तो मैंने बड़े बड़े, एक दफा मैं जा रहा था, यकीन करो, ये नेवल का जो रोड है मुआन से नेवल तक, कोई गया है बल्दिया टाउन की तरफ, आगे एक पुरानी गाड़ी है ना, बिल्कुल अच्छे से बनाई हुई है, वो यूं ही हो रही है। मैं तो आगे गया, क्या कर रहा है यार ये, आगे गया तो अंकल माल्टा छील रहा है, फेंक भी रहा है कड़ो, और उसका स्टेयरिंग हिल रहा है, एंजॉय फुल मजे में जा रहा है। तो रोड के वाले के रोड पे छिलका गिराना कितना नुकसानदेह हो सकता है बाइक्स वालों के लिए। मैं ऐसा गुस्सा आता है कभी कभार, वो रैपर आ रहा है जो आपके मुंह पे लग गया, उधर मैं और अब्बू जा रहे, ऊपर से किसी ने गुटखा, तुम किसको, सारा गुटखा खा रहे हैं, किसको पकड़ोगे तुम भाई? तो ये प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स है। सही है ना भाई। तो अलाइनमेंट, लाइन पे अगर आप ना होते थे तो क्या होता था, टीचर आपको थप्पड़ घसीट करके बता रहे हैं कि बेटा लाइन में हो जाओ, क्योंकि मजा नहीं आता था। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो उनकी हर चीज बड़ी जबरदस्त तरीके से होता है, पॉक यहाँ पे होगा, चमचा यहाँ पे होगा, सही है ना। तो वहां जाओगे ढाबे में, चमचे सारे एक ही जगह में, वहां से ले लो भाई। अरे अरे, तो कौन सा अच्छा लगता है बड़े रेस्टोरेंट में, जो बड़े मजे से, क्योंकि अलाइनमेंट, और अल्लाह पाक ने इंसान को ऐसे बनाया है, कुछ चीज ऑर्गेनाइज वे में होगी आपको मजा आएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन वायर फ्रेम बनाता हूं ताकि आपको इसका फील हो सके। दो, ठीक है, दो बना रहा हूं मैं।
कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? ये वाला क्यों? अभी तो फिर भी ये भी अलाइन नहीं है, मैं रोबोट रोबोट नहीं हूँ, बट फिर भी ये आपको अच्छा क्योंकि अलाइन है, सारी चीजें अलाइनमेंट। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना। अगर लेफ्ट टू राइट अलाइन तो सारे अलाइन होने चाहिए, कोई चीज बाहर नहीं होनी चाहिए। सम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में आप मजबूरी में कर लेते हैं। मजबूरी में, मैंने कहा ना कि सारे रूल 100% फॉलो नहीं हो सकती। कोई इतना बड़ा तुर्रम खाना, जब मैं तो भाई बहुत बड़ा बंदा हूं, तो उससे भी कहीं ना कहीं रूल टूट ही जाता है। इमरजेंसी में लाइट तोड़ दी, चले गए, ठीक है। तो इमरजेंसी में या कुछ भी तरीके से कोई बंदा परफेक्ट नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है, मिस्टेक्स होती रहती हैं। बट सम टाइम मजबूरी में आप उस अलाइनमेंट को तोड़ देते हो, बट ट्राई करें कि हर चीज अलाइनमेंट में हो। इसकी एक मिसाल है जो कि मेरे अकाउंट में पड़ा है, मैं आपको वो दिखा देता हूं ताकि आपको फील हो सके। अच्छा जी, ठीक है। तो इसको जरा गौर से देखो, दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है सबको ना भाई? तो इसको जरा गौर से देखें एक दफा। सी हाउ मच बेटर लेफ्ट अलाइन इज देन सेंटर, ठीक है। ये सेंटर में है, सेंटर को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यहां पे देखो अलाइनमेंट थोड़ा सा खराब हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, कौन सा ज्यादा रीडेबल और आसान और अच्छा दिख रहा है? लेफ्ट टू राइट अलाइन, क्योंकि अलाइनमेंट किया गया है। अब अलाइनमेंट में अब सेंटर की बात आ गई, तो तीन अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट टू राइट, सेंटर एंड राइट टू लेफ्ट। ज्यादातर 90 टू 93 या 92%, 95 कह सकते हैं, वो लेफ्ट टू राइट अलाइन में आपको इंटरनेट में चीजें दिखेंगी। सेंटर बहुत कम, बहुत कम। हम जो ई कॉमर्स टाइप पढ़ेंगे ना, ई कॉमर्स का जो टाइप है, जो सोशल मीडिया, वहां पर हम सेंटर अलाइन ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे इमेज को ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ई कॉमर्स में हमारा डायरेक्ट सिर्फ एक ही होता है मकसद, टू सेल। नॉर्मल सोशल मीडिया जो हम पहला पढ़ेंगे, उस पे शायद हम कोई सर्विस भी ऑफर कर रहे हैं, शायद कोई माल इकट्ठा कर रहे हैं, शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, शायद किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड के लिए। बट ई कॉमर्स सोशल मीडिया पोस्ट में एक ही मकसद है, टू सेल। तो वहां पर जो आगे बढ़ेंगे हम, फिलहाल तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, वहां पर ज्यादा फोकस होता है पिक्चर पे और लेस कंटेंट, ताकि लोग बस पढ़ें क्या चीज बेच रहे हैं और बाय करें, दैट्स इट, ठीक है। तो सेंटर ज्यादातर हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स टाइप में, जब हम ई कॉमर्स टाइप पे ऊपर आएंगे। सही भाई, यहां तो कोई प्रॉब्लम या तो कोई इशू? इन पांचों में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो जल्दी से, ताकि हम वायरफ्रेम की तरफ जाएं, क्योंकि वायरफ्रेम थ्रू आउट कोर्स होगा और ज्यादातर डिटेल हम इसको यूएक्स वाई में पढ़ेंगे। विजुअल डिजाइन की एग्जांपल, हायरार्की, ये नहीं आता आपको? नहीं आए थे? बताता हूँ। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं भाई साहब के मुझे जो है ना, बल्कि आपको मैं एग्जांपल्स दिखाता हूँ।
अगर इस पिक्चर से मैं इस इमेज को हटा दूं तो क्या होगा? स्टोरी क्लियर हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है भाई। तो इसमें कोई एक इम्पोर्टेंट मिसाल है ही नहीं। खैर, बहुत ही सिंपल वर्ड है, बट चलो फिर भी। अच्छा, स्कैन स्कैन कर लो सारे जिन्होंने स्कैन नहीं किया। कार्ड स्कैन कर लो जिन्होंने स्कैन नहीं किया। अब ये कोई सुल्तान है, ठीक है। अगर ये अपनी पिक्चर यहाँ पे ऐड ना करता तो आपको ट्रस्ट होता है कि यार ये बंदा जो है ना काम करेगा। ठीक है। अब ये अपनी वीडियो ऐड ना करता तो मालूम पड़ता कि यार ये ट्रस्टेबल है। तो विजुअल हमेशा हेल्प करता है आपको ट्रस्ट करने में या इस तरीके से चीज़ों को देखने में। सही है भाई। बाकी आपको ये समझ आ जाएगा जब हम प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो वायरफ्रेम्स क्या होते हैं? वायरफ्रेम डिटेल तो हम पढ़ेंगे आगे यूएक्स वाई में, बट अभी हमारे पास जो हम प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे उसमें वायरफ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वायरफ्रेम के 3 से 4 जो है ना फायदे हैं और इसीलिए इसको किया जाता है। मैं हमेशा कोई भी चीज़ समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। मैं अभी आज मिसाल दूंगा कोई महंगी चीज़ हो ना, कार कार की बात करते हैं। आपको किसी इन्वेस्टर ने पकड़ा, ठीक है। दो दो लोग पढ़ते हैं, एक तो मैं कड़क चांप डिजाइनर। उसने कहा भाई आप दोनों को हमने हायर किया है, जिसका काम अच्छा होगा हम अपने न्यू कार का डिज़ाइन उसको दे देंगे, आपने क्रिएट करना है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली जो है ना, मतलब कि वो जो ऑनर होता है वो कहता है कि भी जब काम कंप्लीट हो जाए तब मेरे पास आना। उससे बीच में अगर आपको हमें हमसे कोई मीटिंग करनी है वो आप ज़रूर कर सकते हैं। सही है। तो एक तो मैं होऊंगा, एक दूसरा होगा। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं कहता हूँ कि बस अपनी तरफ से कर लिया, थोड़ा बहुत काम वाम कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा यार काम कंप्लीट करके तब फीडबैक लूंगा। अब ऑनर ने कहा था कितने पैसे चाहिए, मेरे अकाउंटेंट को बोलो तो मैं दे देगा। कितने पैसे चाहिए? मैं मंगाता जा रहा हूँ, 2 लाख, कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, खाना पीना भी खा रहा हूँ, बना दिया ना, सब कुछ फाइनलाइज कर लिया। सही भाई। अब वो जो दूसरा है मैं देख रहा हूँ हर बार मीटिंग कर रहा है, उसके साथ क्या चक्कर है यार। मैं कहता हूँ चमचागिरी कर रहा होगा, जीतना तो मेरे को है, मैं टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ। वो बार बार हर हफ्ते में 2-3 मीटिंग उसकी हो रही है भाई, क्या सीन है। तो आखिर में फाइनल प्रेजेंटेशन की बारी आती है। पहले उसको बुलाया, पहले मुझे बुलाया जाता, मैंने तो डायरेक्टली काम किया। ठीक है। अब डायरेक्ट काम किया तो अचानक मुझे मालूम पड़ता है कि ऑनर ने और उनकी जो टीम ने, सीईओ या अकाउंटेंट, उन्होंने कहा कि यार इसमें तो बहुत चेंजेस हैं भाई, ये गेट इजी नहीं होगा खोलना, ये तुमने जो बनाया है सामने जो कार रखा हुआ है, जो डिजाइन तुमने बनाया है, दिस इज नॉट, नहीं रखा हुआ भाई, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, इसमें ये चेंज होगा, इसमें वो चेंज होगा, इसमें ये हुआ जाएगा, इसमें वो हुआ जाएगा। ठीक है। फिर बोलेंगे आप जरा बाहर बैठो, फिर आपसे बातचीत करते हैं। मैं गया बाहर, वो आता है अंदर। ठीक है।
अब उसके डिजाइन में वो उसको फाइनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों फाइनलाइज कर लेते हैं, और वो मीटिंग जो हो रही थी वो किस लिहाज से होती होगी, आपको क्या लग रहा है? उसके हिसाब से बनाया है। और कोई? फ्रॉम गर्ल्स, गर्ल्स आर रियली साइलेंस, व्हाई? और कोई भाई? आप लोग फैन ऑफ कर सकते हो, रूम ऑलमोस्ट सही है, चिल है। अनस नाम है, अनस साहब, क्या होता होगा उनके, तो क्या बात होता होगा उनके दरमियान? हाँ भी इज्जत खान साहब। सो क्लोज, सो क्लोज। भाई जाहिर सी बात है, एक चीज बन गई, बन चुकी है, उस पे चेंजेस करना महंगा, टाइम वेस्टेज उस पे ज्यादा होगा, या वो जो अभी सिर्फ प्रोटोटाइप बना है, प्रॉपर खर्चा नहीं हुआ, उसको चेंज करना आसान है? जिसको प्रॉपर नहीं बनाया, सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया, या सिर्फ उसको जो है ना वर्टिकली ये 3D दिखाया कि ये होगा, ठीक है, सो ये होता है वायरफ्रेम। अब जब मुझे अंदर बुलाया जाएगा, मैं बोलूंगा ठीक है मुझे 20 लाख और दे दो, मैं कर लूंगा। बोलेगा अबे चल निकल भाई, तू निकल, पहले से 50 लाख तू लगा लगा है और 20 लाख और लेगा, फिर चेंजेस करेगा। तो वो जो बंदा बार बार मीटिंग कर रहा था, वो हर एक स्टेज पे प्रोटोटाइप बना के उनको सेंड कर रहा था, उनको दिखा रहा था कि ये देखो ये ठीक है। जब उसको कहता था ओके वी आर रेडी टू गो, गो फॉर इट, डन, ठीक है। अब यहां पे आप सेफ साइड में हो, अगर क्लाइंट बाद में आप पे मलबा डाले भी, सो ही कांट, सर आपने ओके किया तो मैं आगे निकला। तो वायरफ्रेम वही होता है। वैसे तो एप्लीकेशन और वेबसाइट के लिए होता है, बट मैं बच्चों को शुरू से ही इसका आदत डाल देता हूं ताकि वो अपने पूरे करियर में इसी से काम शुरू करें, ठीक है। सो वायरफ्रेम में आपने देखा होगा, मैं जरा यहाँ पे एक रफ वायरफ्रेम फिर से बना देता हूँ और यहाँ से आपको दिखा भी दूंगा वायरफ्रेम होता है क्या। पहले तो इसके बेनिफिट जरा लिख लो, बेनिफिट लिख लो अपने पास, उसके बाद फिर वायरफ्रेम बना दो। पहला, सबसे पहला बेनिफिट और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आइडियाज को देखना अपने सोशल मीडिया पोस्ट में या अपने एप्लीकेशन में, कि यार कौन सा लेआउट अच्छा लगेगा, ठीक है, कौन सी चीज कहां होगी। क्योंकि अगर मैं आपको फोटोशॉप पे बिठा के बोलूं बेटा यहाँ पे आइडियाज को देखो, कितना मुश्किल होगा, रंग भर रहे हो, ये कर रहे हो, फिर से दूसरा, फिर से तीसरा। समटाइम मैं वायरफ्रेम बनाता हूँ ना UX/UI में, एक स्क्रीन के लिए 5 से 6 7 8 स्क्रीन बनाता हूँ, तब जाके उसमें से एक फाइनल करता हूँ। क्योंकि उसमें क्या है, उसमें आपको सिंपल बॉक्स बनाने होते हैं, सिंपल बॉक्स। हाँ भाई, लोगो हो गया, टैग लाइन हो गया, ठीक है भाई, ये मेरा प्रॉपर्टीज हो गई, ये मेरा CTA हो गया, ठीक है, और ये मेरा इमेज हो गया। क्या मुश्किल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो यार, ये तो आइडिया ठीक है, अगर इसको मैं चेंज करूं तो क्या कर सकता हूं, तो फिर मैं यहां बना रहा हूं कि अगर मैं इसको सेंटर में करूं तो ये हो जाएगा हमारा मेन टैग, ये लोगो हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर आ जाएगा, यहाँ पे CTA आ जाएगा। फिर आपने क्लाइंट को भी समझ भाई ये तरीकेकार ये देख लें, बोलेगा अच्छा ठीक है, ठीक है, आप इस तरह लेके चलो, इस तरह ले, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक ये होता है विदाउट कंटेंट वायरफ्रेम, जिसमें कंटेंट नहीं, सिर्फ बॉक्स होता है। एक होता है विथ कंटेंट, विथ कंटेंट के अंदर भी आप कलर्स ऐड नहीं करते, ठीक है। तो पहला क्या है, आइडियाज को देखना, क्योंकि ये आसान है, बस बना के पेंसिल से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब उसको देखना है कौन सा बेहतरीन है। आइडियाज को आप चेक कर रहे हो, ठीक है भाई। अगर टैगलाइन के साथ प्रॉपर्टीज आ रहे हैं वॉच के, अगर हम ऐड ना करें तो कैसे दिखेगा। इसकी जगह हम कोई ऑफर लगा दें, क्लाइंट ने कहा था ऑफर भी है, अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, सही है, सिर्फ और सिर्फ आइडियाज, ठीक है। CTA कितना बड़ा हो कितना छोटा होगा, दैट्स इट, सही है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे सोशल मीडिया आइकन्स, ये इमेज होगा, ठीक है। अगर वो फिजिकल शॉप है तो यहाँ पे हम डाल देंगे उसका मैप, उसका एड्रेस, सही है ना। इसमें स्टाइलिंग देखना है, आपने कुछ भी नहीं करना, इसीलिए वायरफ्रेम बहुत कामयाब है, क्योंकि आप स्टाइल को साइड पे रखते हो, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ये वायरफ्रेम का असल मकसद है,
ठीक है। फिर इसके बाद आता है विथ कंटेंट वायरफ्रेम। विथ कंटेंट में क्या होता है, अब आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को डाल देते हो। सही भाई। लोगो आ गया, इजी वेयर फॉर एग्जांपल ये शूज का है, ठीक है भाई। ड्यूरेबल, वॉशेबल, लाइक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सीटीए, सीटीए में सिर्फ सीटीए ऐड कर दो, मर्जी आप प्रॉपर सीटीए ऐड कर सकते हो, बाय नाउ, गेट नाउ, सोशल मीडिया का इमेज नहीं आते, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास इमेज को हम इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया, या आप लिख लो मैप या एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर देते हो अपना कंटेंट, ताकि कंटेंट को भी देख सकें कि कैसे बनता है, ठीक है। विथ कंटेंट वायरफ्रेम को हम हमेशा बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, क्योंकि इसी में आप हायरार्की को भी सेट करते हैं। हायरार्की स्टाइल से पहले सेट होना चाहिए आपके टाइपोग्राफी का, तब जाके आपकी हायरार्की अच्छी होती है, ठीक है। सो विथ कंटेंट को आप एडोब फोटोशॉप में बनाते हैं, बट ये मैं आप पे अभी फर्ज नहीं कर रहा, वो हम यूएक्स वाई में करेंगे। अभी आप विथ कंटेंट विदाउट कंटेंट अपने कॉपी में, अगर किसी को ज्यादा काम करने का शौक हो रहा है कि मैं इसको अभी से सीखूं, तो वो फोटोशॉप में कर सकता है, ठीक है। बट यूएक्स वाई में हम जितने भी काम करेंगे, उसका जो विथ कंटेंट वायरफ्रेम है वो हम एडोब एक्सडी में बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये लागू नहीं कर रहा आप पे, आप दोनों कॉपी बना के उसकी पिक्चर ले लेकर, क्योंकि हर असाइनमेंट में मुझे ये दोनों चाहिए हैं। इसके बगैर मैं डिजाइन थ्योरी का पार्ट, वायरफ्रेम, स्प्रेड डिजाइन, तो 3 चीजें हर असाइनमेंट में मैं लूंगा, इसके बगैर काम नहीं होगा भाई, ठीक है भाई। तो ये हो गया विथ कंटेंट एंड विदाउट कंटेंट वायरफ्रेम, एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज, एक सोशल मीडिया पोस्ट है, क्लाइंट ने कसन ने, तो उसके लिए इतना कोई वायरफ्रेम आप अपने लिए बनाओ, क्लाइंट को सेंड। हाँ, क्लाइंट ने कहा कंप्लीट ब्रांडिंग करनी है, कम से कम 20-30 हजार का प्रोजेक्ट है, तो अब आपने क्लाइंट को मौका नहीं देना कि वो आपका टाइम भी जाया करे और आपसे ज्यादा काम ले। तो आपने क्या करना है, हर स्टेज पे उससे बातचीत करनी है। तो वहां पर आप थोड़ा सा ना एडोब फोटोशॉप में बनाएंगे वायरफ्रेम्स। पहले कॉपी में बना के आपको लगा कि ये 2-3 चीजें बेस्ट है, आपने फोटोशॉप में, क्योंकि फोटोशॉप में ये बहुत आसान है, सिर्फ बॉक्स लगानी है विदाउट कंटेंट के लिए, लगा के आपने क्लाइंट को समझे भाई, जाहिर सी बात है 20-30 प्रोजेक्ट का है, तो कम से कम 25-30 डिजाइन तो होंगे। तो उनमें से आपने 5 फ्लैग, आपने कहा कि यार 5 बिल्कुल सेम बनेंगे, 5 इस तरह से, तो आपने 5 वायरफ्रेम बना के सेंड कर दिया उसको। इससे ये होगा आप सेफ साइड में रहोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा कि भाई ये विथ कंटेंट है, कलर वलर नहीं है, फिलहाल सिर्फ टाइपोग्राफी है। मैंने पहले ही कहा था कि आपकी टाइपोग्राफी बेकार है तो कोई फायदा ही नहीं है, इमेज में कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो टाइपोग्राफी में जो मेन चीज है वो क्या है, हायरार्की, तो आप सेट करते हो कि भी टैगलाइन का 24 कर ले, सबसे बड़ा होगा, सब पहली चीज जो यूजर को दिखेगी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ये होंगे, बोल्ड होंगे, क्या होंगे, सीटीए कितना बड़ा होगा, ये सब कुछ आपने उसको सेंड कर दिया। जैसे उसने कहा रेडी टू गो, फिर आपने फाइनल डिजाइन बना के दिया। अक्सर लोग ग्राफिक डिजाइनिंग से भाग जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इतने चेंजेस कराते हैं यार। अबे भाई, तो प्रॉपर प्रोसेस को यूज तो करो। अब 25 डिजाइन आपने डायरेक्ट बना दिए, क्या होगा, चेंजेस क़यामत तक खत्म नहीं होंगी भाई। ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक है, आपको गुस्सा आएगा, क्या है भाई, क्योंकि आपने कभी मीटिंग ही नहीं की, आपने उससे बातचीत ही नहीं की उसको क्या चाहिए। अब वायरफ्रेम के बाद आपने थोड़ा सा स्टाइलिंग के ऊपर बात करनी है कि सर ये कलर आप लोग फाइनलाइज है, ये आपकी ब्रांडिंग कलर है, इसको हम यूज करके चलें। आप उसको कुछ दिखा दो, रफ दिखा दो कि भाई ये चीज है, आप देख लें, ठीक है। वो बोलेगा बस ठीक है, ठीक है। उसके बाद डन। यकीन करो शायद 5 से 6 चेंजेस होंगे, ज्यादा नहीं। मेरे पास एक क्लाइंट आया, एनएफटी ब्लेंडिंग पेज लेके आया फाइवर में, कहा यार इसको रीडिजाइन करना है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा वॉक करो, ऐसा ही राउंड मारो, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, मजाक के अलावा इट्स एक्टिविटी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। थोड़ा सा वॉक करो और सुनो भी, सही है भाई।
सो हाँ, तो उसने मुझे कहा कि यार इसको रीडिजाइन करना है आपने, तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने पहले उसको वायरफ्रेम बनाया, पहले अपने लिए वायरफ्रेम बनाया पेपर पे, मेरा माइंड सेट हो गया। फिर उसको मैंने जो है ना XD में वायरफ्रेम बनाया, बिल्कुल रफ, उसको मैंने दिखाया। उससे जब फाइनलाइज किया फिर मैंने बनाया, फिर मैंने कंप्लीट बना के उसको सेंड किया। सिर्फ एक चेंज हुआ उसमें, सिर्फ एक चेंज, और वो खुश हुआ काम से। एक चेंज हुआ क्योंकि मैंने प्रोसेस यूज किया। अगर मैं डायरेक्टली करता तो फिर वो कभी एंडलेस प्रोजेक्ट होता। समटाइम मैं कहता हूं इनको एंडलेस प्रोजेक्ट जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकते। आपको पता है प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है, किसी को पता है? कभी सोचा होगा कि कोई पूछेगा प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है? प्रोजेक्ट की मेन डेफिनेशन है कि वो उसका इख्तिताम होना है। तो जो प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो रहा उसको प्रोजेक्ट ही नहीं कहेंगे, बोलेंगे भाई ये तो कोई और चीज है भाई, क्योंकि प्रोसेस यूज नहीं होता। और ये इस तरह के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बहुत होते हैं, खत्म ही नहीं होते, शुरू ही नहीं होते है भाई। तो प्रोजेक्ट का असल मकसद ये है कि उसका एक ड्यूरेशन होता है कि 2 महीने का प्रोजेक्ट, 2 साल का प्रोजेक्ट, 3 साल का प्रोजेक्ट, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर नया शुरू हो जाता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट होता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ, तो सेफ साइड में रहते हो, जब सेफ साइड में रहते हो तो फिर आपके बेनिफिट ज्यादा है। अगर वो कोई और चेंज होगा तो बोलो भाई CR लगेंगे। CR मीन चेंज रिक्वेस्ट के पैसे लगेंगे, क्योंकि ये चीज आपने बताया था, वो चीज हमारी डिस्कस हुई थी। ये जो बता रहे हो आप एक्स्ट्रा बता रहे हो, फिर आप चार्ज भी कर सकते हो। अगर आपने इसको मौका दिया, वो सारा मलबा यूं डाल देते हैं, यकीन करो ये तो आपकी गलती है। मैं आपसे मुझसे पूछा, बोलेगे वाकई मैंने पूछा नहीं था सर आपसे, तो फिर वो एक्स्ट्रा पैसा जो है ना, एक्स्ट्रा काम निकालते हैं, हालांकि वो उनके ब्रीफ में नहीं होगा। सही भाई। तो इस तरह के टिप्स वगैरह मैं आपको देता रहूंगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो फ्रीलांसिंग मिसिंग करते हैं, कि आप अपने क्लाइंट से ब्रीफ जरूर मांगे। ये डॉक्यूमेंटेशन, ये इट्स अ शॉर्ट ब्रीफ ऑफ अ प्रोजेक्ट। उसको वो अगर आपको बोलो यार काइंडली हमारे कंपनी का, अगर आप अकेले भी काम कर रहे हैं, खुद को कंपनी शो करो, ये हमारे कंपनी का पॉलिसी है, फ्रीलांस एजेंसी है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं करते, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। बाद में ऐसा ना हो कि कोई चीज नहीं है वो आप करा रहे हो, या कोई ऐसी चीज जो हम डाल रहे हैं, तो हम दोनों एक ही फेस पे रहेंगे कि हाँ भाई ये चीजें हमने करनी है। इतना कोई बड़ा ना हो, बस जो चीजें आप करवाना चाह रहे हो उसको जरूर लिखें, ताकि वो PDF आपके पास रहे। ठीक है। एक्स्ट्रा काम करा तो फिर आप PDF उसके मुंह पे मारो, बोलो ये देखो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, ये चीज आपने बताई नहीं थी। ठीक है। तो ब्रीफ जरूर मांगा करें प्रोजेक्ट के हवाले से, और एडवांस जरूर मांगा करें। हाँ, छोटा प्रोजेक्ट तो इट्स ओके, बट बड़े प्रोजेक्ट के लिए एडवांस जरूर मांगे। 20 से 30% पहले लें, बाकी बाद में लें, अदरवाइज क्लाइंट चुल हो जाएगा। मेरे साथ हुआ है, 2 बार हुआ है। ऐसे टॉपी दिया, एक अरब था, अरब ने टॉपी दिया मुझे, पूरा एप्लीकेशन ले लिया। मैंने गलती की, वो इतना अच्छे से बात कर रहा था मुझसे, इतना अच्छे से बात कर रहा था, मैंने कहा ये भागेगा नहीं। एक एप्लीकेशन था, 8 से 9 स्क्रीन से $50 उस टाइम, तो मैंने बना के दे दिया। मैंने उसको गलती है कि सारे वो मुझे किसे क्या क्या बोल रहे, कहता है बस ठीक है आपने ऑफर सेंड कर लिया, क्योंकि फाइवर में ऑफर सेंड करना इट्स नॉट अ बिग डील। ऑफर 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाता। उसने पहले पेमेंट नहीं की, उसने पहले ना ट्रस्ट को मेरा लिया, बस आपने ऑफर सेंड किया, बस आप मुझे डिजाइन सेंड कर ले, मैं जो है ना घर जाके पेमेंट करता हूँ आपको। मैंने सेंड कर दिया, कोविड का टाइम था, मैं फिर यहाँ वहाँ खेलने लग गया इधर उधर भाइयों के साथ। फिर देखा आज तक वो नहीं आया टाइम। तो होता है क्या है, अभी मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वीडियो एडिटिंग का, तो उसको मैंने ना अपने एजेंसी का, एबी क्रिएटिव एजेंसी जो मैंने स्टार्ट किया, दुआ करो कमा हो जाए। सो एबी क्रिएटिव एजेंसी का मैंने ना उस पर वाटर मार्क लगा दिया। तो उसने पूछा ये क्या है, मैंने कहा इट्स अ पॉलिसी, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट वर्जन है, बट इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड वर्जन, बट इट्स अ टेस्ट वर्जन, सिर्फ कलर ग्रेडिंग नहीं थी उसमें। तो उसने कहा अच्छा ठीक है आपकी पॉलिसी तो ठीक है, आप भाग ना जाए। मैंने ये नहीं बोला, मैंने थोड़ा सा कहा कि इट्स एजेंसी पॉलिसी, जब तक फाइनल प्रोजेक्ट ना हो, जब तक पेमेंट ना आ जाए हम आपको ही। तो फिर मैंने बिल्कुल उसके फेस के इधर, ताकि रिमूव तो हो जाता है भाई आजकल, आपको पता है AI आ चुका है, बट जो अच्छे लोग होते हैं वो रिमूव नहीं करते हैं, वो फिर रहते हैं। सही भाई। सो या तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई इशू?
तो कल इंशाल्लाह हम ऑफिशियली फोटोशॉप में जंप करेंगे भाई, इंशाल्लाह कल हम अपना पहला डिजाइन करेंगे और ये सारी थ्योरी हम उस पर अप्लाई करेंगे। पहले हम पूरा एक साथ मिल बांध के एक इंडस्ट्री चूज करेंगे, ठीक है, उस पर हम सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे, फिर वायर फ्रेम्स बनाएंगे, फिर विद कंटेंट वायर फ्रेम पे उसको यहाँ पे डिजाइन करेंगे ताकि आपको वो पूरा पता चल जाए, ठीक है। फिर कल हम 50% टूल पढ़ेंगे, फिर 50% टूल हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ टूल ऐसे होता है, टूल ऐसी चीजें अगर मैं आपको सारे एक साथ पढ़ाऊं तो आपके जहन से निकल जाएंगे। और कुछ टूल ऐसे भी होंगे जो वक्त के साथ साथ आप सीखेंगे। मैं समझता हूं टूल तब मतलब कंप्लीट टूल सीखना ये फजूल बात है भाई, नहीं मैं तो पहले टूल ही सीखूंगा, टूल आप भूल जाते हैं। जो टूल आपके इंडस्ट्री में काम आ रहे हैं मैं वही सिखाता हूं भाई। बाकी जब आप आगे जाएंगे, जहां पर आप रुकें, तो वहां पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे कुछ असाइनमेंट्स हैं जो सेल्फ लर्निंग के ऊपर है, ठीक है। तो थ्रू आउट कोर्स आप सेल्फ लर्निंग का भी एक कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे इंशाल्लाह यहां से, ताकि मैंने पहले ही कहा था टीचर, मेंटोर, फ्रेंड्स एक टाइम पे नहीं रहते, वो साइड पे हो जाते हैं। आप होते हो आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, ठीक है। काम की तरफ भी जाते हो ना जॉब में भी, तो वहां पर तो ऑफिस पॉलिटिक्स इतना है कि वो आपको हेल्प ही नहीं करते, वो चाहते हैं कि तू निकल जाए। यकीन करो बहुत कम, अगर कोई अच्छा कंपनी आपको मिल गया जहां पर क्रिएटिव लोग हैं तो वो हेल्प करते हैं, अदरवाइज ऑफिस में यार कोई टांग खींच रहा होता है, हेल्प नहीं करना, करेगा भी तो खराब हेल्प करेगा। तो वहां पर आपको सेल्फ लर्निंग काम आती है। मैंने कुछ कोर्स खरीदने के बाद जो सीखा है सेल्फ लर्निंग से सीखा, ठीक है। तो वो चीज हमने इस दफा शुरू की है, पिछली दफा नहीं था। इस दफा हमने क्या किया है कि बच्चों को हर वीक में कुछ सेल्फ लर्निंग दे दी जाए ताकि वो उस गुण को सीख सके कि खुद से कैसे सीखना है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स, इदारे एक टाइम पे आपको गुड बाय कह देते हैं, आपकी फेयरवेल पार्टी होती है, फिर हमें नहीं दिया गया, हमें ऐसे ही निकाल दिया गया अफसोस होता है मुझे यार। इवन हमारे बेस अच्छा था, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे हमने यूनिवर्सिटी में। हाँ भाई कोई सवाल है? याकूब नाम है ना? हाँ उवैद साहब।